हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी रहा था उसको मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी। आज हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी फिजिक्स की। तो आज हम करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और जो थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है वो थर्ड ईयर में अगर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को छोड़ दो तो नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक यही बनता है। ठीक है, फेज और ग्रुप वेलोसिटी अपने कर लेंगे। तो आज अब करने हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स, डिमेंशनल बॉक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं एक विमीय बक्से में कण की गति। तो देखो, सबसे पहले तो ये टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट और एक थॉटफुल टॉपिक है। वो कैसे कि हम एक विमीय बक्सा ने वन डायमेंशनल बॉक्स कभी देखा ही नहीं। 1D क्या होती है? एक लाइन होती है। तो एक लाइन के अंदर एक लाइन से बॉक्स कैसे क्रिएट होगा? सबसे पहले तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक लाइन से बॉक्स कैसे क्रिएट होगा। तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि अगर इस लाइन को, कुछ लोग कहते हैं कि इस लाइन को ब्रेक करके इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर वो अपने आप ही 1D टू कन्वर्ट होकर 2D और 3D में हो जाएगा। तो थॉटफुल इसलिए क्योंकि वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स ही हमने आज तक नहीं देखा। हमने अगर स्ट्रक्चर्स ऐसी बॉक्स हम 3D देख रहे हैं, 3D देखते हैं, चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, है ना। तो 1D बॉक्स कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। वन डायमेंशनल मतलब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो वन डायमेंशन को शो कर रही है। ये होता है 2D, और एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आ जाए तो वो होता है 3D, है ना। तो ये 2D है, ये 3D है। 3D तो बॉक्सेस हमने देखे हैं, चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, 3D है, तीनों डायमेंशन होती है उसकी। लेकिन हमने 1D बॉक्स देखना है आज, वन डायमेंशनल बॉक्स बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? 1D बॉक्स बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि मान लिया कि एक कोई लाइन है जिसकी लेंथ कितनी है? A है। ठीक है, एक लाइन है जिसकी लेंथ A है और अपने को पता है एक सिंगल लाइन वन डायमेंशन को शो कर रही है। तो देखो, अगर मैं इसके ऊपर कोई अनंत पोटेंशियल लगा दूं, कोई ऐसी एनर्जी लगा दूं जिसकी वैल्यू कैसी हो? अनंत, यानी कि V इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, अनंत वैल्यू का पोटेंशियल लगा दूं, तो अब देखो ये एक 1D बॉक्स बन जाएगा। कैसे 1D बना? लाइन मेरी एक है, मीन्स ये 1D है। लेकिन मैंने क्या किया, इस लाइन के जो एजेस हैं, ये दो किनारे, इनके ऊपर मैंने क्या लगाया? अनंत मान का विभव लगा दिया, एक तरीके से एनर्जी लगा दी। अब ये 1D बॉक्स कैसे बना? बॉक्स बनाना है हमें। बॉक्स का काम क्या है कि एक, मान लो ये एक बॉक्स है, एक क्यूब है, ठीक है, ये बॉक्स कवर है, इसके अंदर मैंने एक पार्टिकल छोड़ दिया, डाल दिया, तो मतलब इस पार्टिकल को इस बॉक्स के अंदर बंद करना है। तो इसी तरीके से बॉक्स बना। और हमें कैसा बनाना है? वन डायमेंशनल बॉक्स। तो वन डायमेंशनल बॉक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, जब इस स्ट्रेट लाइन के कहीं पे भी मैंने एक पार्टिकल रखा, ठीक है, मान लो पार्टिकल को थोड़ा बड़ा शो कर रही हूँ कि ये पार्टिकल मैंने इस बॉक्स के अंदर रखा, ठीक है, और क्या किया? अनंत विभव लगा दिया। अब अनंत विभव लगाने के लिए के बाद ये एक लाइन, एक बॉक्स कैसे बनी? बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल को डाला, मतलब पार्टिकल को मैंने कन्फाइंड कर दिया एक जगह के अंदर, जिसके अंदर उसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे भी यही करना है, वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी कि एक सिंगल लाइन के अंदर एक पार्टिकल रखा और कैसे उसके ऊपर, उसके जो एजेस है लाइन के, उसके ऊपर मैंने अनंत मान का एक विभव लगा दिया, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल वॉल्स बोल सकते हैं। इसको प्रॉपर हिंदी में बोलते हैं विभव प्राचीर, इन दीवारों को। ठीक है, क्या लगाया मैंने? अनंत विभव लगा दिया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब देखो, ये बॉक्स का काम क्या था? उस बक्से के अंदर कण को बंद करने का। वन डायमेंशन के अंदर जब मैंने एजेस पे अनंत मान का वो लगा दिया, विभव लगा दिया, तो अब ये बक्से के अंदर बंद होना चाहिए पार्टिकल। कैसे पार्टिकल बंद होगा? पार्टिकल है, पार्टिकल के पास कुछ ऊर्जा होगी तो वो मोशन करेगा। मान लिया उसने बॉल के इस साइड मोशन किया, ठीक है, मान लो उसके पास ऊर्जा थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बॉक्स इन द सेंस ये मीटर पर सेकंड में नहीं है, इतनी लंबी लेंथ नहीं मैंने ली, लेकिन मान लिया, ठीक है, इसकी एनर्जी 5 मीटर पर सेकंड थी, या मान लो 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड थी। तब भी ये जो अनंत मान की ऊर्जा है,
ये इतनी हाई है कि इसको क्या करेगी, इसको ये मोड़ देगी। जैसे ही यहाँ पे इस वॉल के साथ आएगा, अब ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, लेकिन इसकी ऊर्जा तो क्या है, इससे कम है। अनंत से तो हमेशा कम रहेगी ना कण की ऊर्जा। इतनी ज्यादा एनर्जी का पार्टिकल हम डाल ही नहीं सकते। अनंत मान का विभव तो हम लगा सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन अनंत मान का क्या इस कण को ऊर्जा दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो जब इसको जितनी भी एनर्जी दी, ये क्या हुआ, इस बॉल से टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, इसकी एनर्जी इस दीवार की ऊर्जा से तो कम होगी, कम होगी, तो ये इसको क्या करेगा, दूसरी साइड धक्का मार देगा। सेम कंडीशन इधर रहेगी, जब ये इधर आके इस बॉल के साथ टकराएगा कण, जैसे इसने इस दीवार के साथ टकराया, यहाँ पे भी क्या है, अनंत मान का विभव लगा हुआ, इसकी ऊर्जा अभी भी इससे कम, तो फिर इसको धक्का मारेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, कण इसके अंदर मोशन करता रहेगा। मतलब जो एक बॉक्स का काम था कि कण को क्या करना है, इसके अंदर कन्फाइंड करना था, बंद करना था, तो वो तो हो गया, है ना। तो ये 1D बॉक्स बन गया। कैसे, आप मैंने शो किया कि इस कण की ऊर्जा चाहे कितनी भी हो, इस अनंत की कंपैरिजन में तो कम होगा, जो मैंने अनंत विभव लगाया है। अगर अनंत की कंपैरिजन में कम है तो कण जैसे जितनी भी इसकी ऊर्जा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 ले सकते हैं। 500 मीटर पर सेकंड वेग से अगर ये गति करता हुआ यहाँ पे टकराए, या किलोमीटर में ले लो, 1 किलोमीटर पर, या कुछ भी ले लो, जितनी भी ज्यादा ऊर्जा होगी, जैसे इस बॉल के पास आएगा, बॉल के ऊपर एनर्जी इससे ज्यादा है, अगर इससे ज्यादा, तो ये कभी इसको पार ही नहीं कर पाएगा। पार नहीं कर पाएगा तो ये अंदर की तरफ गति करेगा, क्योंकि इसके पास ऊर्जा तो है, अंदर की ओर गति करेगा, फिर इस दीवार से टकराएगा। इस तरीके से ये बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा, कन्फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से बनता है पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, है ना। तो 1D बॉक्स के अंदर एक कण को मैंने क्या किया, डाल दिया। ये एक पार्टिकल, आप डायग्राम ऐसे ही शो करोगे, ठीक है। अब डी ब्रोगली एक चीज हमें बता रहा था कि गतिशील कण से संबंध क्या है, तरंग है। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और ये जो टॉपिक आएगा ये बीएससी सेकेंड ईयर में स्टैट के अंदर आता है। सांख्यिकी, यांत्रिकी, जो फिजिक्स की आपकी बुक लगेगी थर्मोडायनेमिक्स के साथ, ये उसके अंदर ये टॉपिक आएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों के लिए है। तो अब क्या करना है, मैंने क्या मान लिया कि इस बॉक्स के अंदर, मान लिया ये बॉक्स क्या, x इज इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ, x इज इक्वल टू a पे खत्म हो गया, ठीक है। कण, गतिशील कण से संबंध क्या होती है, एक तरंग होती है। तो मतलब, और पोटेंशियल भी इस तरीके से अप्लाई करता है, सिर्फ और सिर्फ दीवारों के ऊपर पोटेंशियल होता है, अंदर उसके ऊपर कोई पोटेंशियल, मतलब अंदर उसके पास ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती। और मेरे को पता है कि कण कैसा है, गतिशील है। गतिशील कण से संबंध कुछ ना कुछ ऊर्जा, मतलब कुछ गतिशील कण से संबंध कोई ना कोई तरंग फलन होगा। कण गतिशील है तो मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी है, ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रही हूँ, मतलब वो 0 आ जाएगी, ठीक है। क्यों मैं ये बता रही हूँ, हम यूज करेंगे इसको। गतिशील कण से संबंध एक तरंग है, मतलब अगर इसको मैं रीजन बना लेती हूँ, ये मान लेती हूँ फर्स्ट, ये ले लेती हूँ सेकंड रीजन, ये ले लेती हूँ थर्ड रीजन, ठीक है। फर्स्ट रीजन के अंदर कोई कण है नहीं है, क्यों, क्योंकि कण क्या है, इस लाइन के अंदर ही बंद है। 1D बॉक्स के अंदर कण बंद है, ठीक है। अब कण बंद है तो फर्स्ट जो रीजन लिया उसके अंदर कोई तरंग होगी नहीं होगी, क्योंकि कण ही नहीं है, गतिशील कण ही नहीं है, तो तरंग कहाँ से आएगी। डी ब्रोगली ने ये बात हमें पता नहीं कितनी बार हम पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। डी ब्रोगली के हिसाब से गतिशील कण से संबंध एक तरंग होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, जो इसको प्रूफ करता है। तो ऐसा है, तो यहाँ पे कोई कण ही नहीं है, वेव फंक्शन 0। सेम कंडीशन यहाँ पे, यहाँ पे भी कोई कण नहीं है, थर्ड रीजन में भी, क्योंकि पार करके बाहर ही नहीं आ सकता। कण की ऊर्जा हमेशा इस नेगेटिव पोटेंशियल की कंपैरिजन में कम रहेगी। अब कम है तो इसको धक्का मार के अंदर ही रखेगा। तो यहाँ पे भी कोई कण नहीं है, गतिशील कण नहीं है, तो कण से संबंध कोई तरंग नहीं है। और यहाँ पे कोई ना कोई कण है, और कण कैसा, गतिशील भी। अगर गतिशील कण है तो डी ब्रोगली के हिसाब से उस गतिशील कण से संबंध एक तरंग होगी, तो मतलब यहाँ पे एक तरंग फलन मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसी हुई, सेकंड रीजन के अंदर। देखो हम इसको सॉल्व करने का ना, जब आप इस ऐसे आपके पास 3 टॉपिक आएंगे, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको उसका तरंग फलन साई निकालना होगा और उसकी एनर्जी निकालनी होगी। एनर्जी की मतलब कितनी एनर्जी से वो पार्टिकल मूव कर रहा है, और साई क्या है, उसके क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर को शो करेगा, है ना, जो हम साई की डेफिनेशन से करते आ रहे हैं। तो हमें साई और ई की वैल्यू ही चाहिए होंगी इन टॉपिक्स में। ऐसे 3 से 4 टॉपिक आएंगे आपकी क्लास में, सेकेंड ईयर में भी और फाइनल ईयर में, जिनके अंदर हम यही चीज निकालेंगे, साई और एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे, क्योंकि जैसे यहाँ से टकराएगा, ये उसकी कंपैरिजन में अनंत मान का जो विभव है वो ज्यादा आएगा। जैसे टकराएगा उसको फिर से धक्का मारेगा, इसके पास फिर कुछ एनर्जी आएगी, फिर इधर जाएगा। तो मतलब इसके अंदर मूव ही करता जा रहा है। अगर गति करता जा रहा है, अगर कोई चीज मोशन में है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ही 0 है। तो इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मुझे क्या निकालना है, तरंग फलन साई और ऊर्जा।
और मैंने आपको क्या बताया, गतिशील कण नहीं है, यहाँ पे कोई कण नहीं है, तो कण से संबंध तरंग फलन भी नहीं है, ना वो फर्स्ट रीजन में है ना वो सेकंड रीजन में है। क्यों? क्योंकि ये ना यहाँ पे कोई कण है, ना ही वो कण कोई गति कर रहा है, गति नहीं कर रहा, कण ही नहीं है, तो फिर तरंग कहाँ से आएगी? और यहाँ पे वो कण गति कर रहा है और गति कर रहा है और गतिशील कण से संबंध एक तरंग हो रही है, जो डी ब्रोगली ने प्रूफ किया लैम्डा इज इक्वल टू h/p से, कि लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ को शो कर रहा है, और वेवलेंथ किसी ना किसी तरंग या वेव की ही हो सकती है, किसी पार्टिकल की नहीं हो सकती। और p यहाँ पे क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग, और रैखिक संवेग भी क्या होते हैं? किसी ना किसी कण के पास होता है। तो गतिशील कण से संबंध एक तरंग है, इसीलिए यहाँ पे कोई ना कोई साई है, और कण गतिशील है मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब हम क्या यूज करेंगे? हम करेंगे जब हमें वेव फंक्शन साई को पढ़ना होता है ना, तो जिस तरीके से हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम न्यूटन की इक्वेशंस को यूज करते हैं ना, वैसे ही आप मान लो कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में करोगे, या जब आपको वेव फंक्शन साई पढ़ना है तो आप वहाँ पे श्रोडिंगर की समीकरणों का यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं श्रोडिंगर इक्वेशन यूज कर रही हूँ। श्रोडिंगर इक्वेशन मुझे पता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों लिया? साई इसलिए क्योंकि इस सेकंड रीजन के अंदर आप यहाँ पे सीधे लिख भी सकते हो फॉर सेकंड रीजन, द्वितीय क्षेत्र में। देखो फर्स्ट और थर्ड रीजन में हमारे पास कोई तरंग ही नहीं है, तो जो मेन पर्पस है हमें साई निकालना और एनर्जी निकालना, तो फर्स्ट और सेकंड रीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कण क्या सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के अंदर रखा और इसको बॉक्स कैसे बनाया? अनंत विभव लगा दिया, यानी पोटेंशियल वॉल्स क्रिएट कर दी। अगर पोटेंशियल वॉल क्रिएट कर दी तो कण अंदर ही रहेगा, वो बाहर ही नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ना मेरे पास साई यहाँ पे आएगा, ना इधर आएगा, ना फर्स्ट में ना सेकंड रीजन में, सिर्फ थर्ड रीजन में आएगा। प्लस वी साई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई, है ना। ये एक तरीके से किसकी वैल्यू आती है? ई की वैल्यू आती है ना। ई की कैसे आती है? हम साई को लेते हैं ई की पावर आयोटा अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी, है ना। तो डेल साई अपॉन डेल टी क्या आएगा? माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई की पावर आयोटा अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी, यही ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस एच कट अपॉन आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू ई, और ये एज इट इज साई को शो कर रहा है तो ई साई, और अगर इसको मैं आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? आयोटा एच कट, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस दोनों साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई साई। देखो सेकेंड ईयर वाले बच्चे इसको आप डायरेक्ट याद करोगे, और फाइनल ईयर वालों के लिए मैंने ये बताया क्योंकि उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व की और उन्होंने ये इक्वेशन याद कर रखी है, तो उसके बेस में यहाँ पे मैं मुझे क्या चाहिए? ई की टर्म्स में चाहिए। मैंने आपको क्या बताया? ई और साई दो ही चीजें निकालेंगे, तो दो चीजें निकालने के लिए इसको ई की टर्म में लिखना है, इसीलिए यहाँ पे मैं ये यूज कर रही हूँ, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि पार्टिकल हमने रखा किसके अंदर है? सिर्फ वन डायमेंशन के अंदर रखा है। अगर मेरे पास 3D होता, मैंने यहाँ पे कर रही हूँ टॉपिक पार्टिकल इन 3D बॉक्स, तो यहाँ पे मैं r स्क्वायर लिखती। पार्टिकल ही 1D बॉक्स के अंदर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई लिख दूं। जो आप इस इक्वेशन को भी डायरेक्टली याद कर सकते हो, इसको भी डायरेक्टली याद कर सकते हो। यहाँ पे मुझे एनर्जी भी चाहिए और साई भी चाहिए, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को ई के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका रफ काम है, आप चाहे ये डायरेक्ट लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अब सोल्व करते हैं। ये सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं। सेकंड रीजन में कोई पोटेंशियल एनर्जी है कण के पास? नहीं है, और ये वी किसको शो कर रहा होता है? पोटेंशियल एनर्जी को। अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है देन वी कैन से वी नो दैट, आप ऐसे लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी पीई ब्रैकेट में v इज इक्वल्स टू 0, चाहे पीई मत लिखो, सीधा ही v लिख दो। तो v इज इक्वल टू 0, तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई हो जाएगा। और ये माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m मैं उधर लिख सकती हूँ, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई साई। देखो ये इक्वेशन
जिनको ड्राइव करनी आती है, जिनको उनके लिए तो दी बेस्ट है, और जिनको ड्राइव करनी नहीं आती उनको ये याद करना पड़ेगा कि ये टॉपिक ऐसे ही शुरू होगा, ठीक है। और फाइनल ईयर वाले बच्चों को ये आती होगी क्योंकि उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रखी है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, अब मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। मैं मान लेती हूँ कि कोई के स्क्वायर है जिसकी वैल्यू क्या है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ई के इक्वल है, ठीक है। मैंने माना है इसको के स्क्वायर में लेके आने पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को देख रहे, इसको आप पहले इक्वेशन नंबर भी देख रहे, इसको मैं दे लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन कैसी बनी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है। आपके पूरे मैथ में एक चैप्टर लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक पूरा मैथ की एक बुक लगी हुई है आपकी सेकंड ईयर में, तो वहां से इसको सॉल्व करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिनको सॉल्व करनी आती है, जिन्होंने मैथ की ये बुक कर ली उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आती उनको इसका रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा। तो साई की एक वैल्यू आती है a sin kx प्लस b cos kx। देखो इसकी वैल्यू दो तरीके से आती होती है। एक चीज तो मैं आपको बता सकती हूँ, बता देती हूँ यहाँ पे कि एक आता है डेल स्क्वायर अपॉन, चलो जब आएगा तब देखेंगे। देखो आप इतना याद कर लो कि आपके पास जो सेकंड ऑर्डर, आप वहाँ पे ऐसे करोगे मैथ में डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे बी एक्स लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो साई की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ए, यहाँ पे आप लिखोगे c1 sin x प्लस c2 sin x cos x के इक्वल लिखते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, c1 c2 की जगह सीधा मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ab, ठीक है। तो अब देखो आप इसका रिजल्ट याद रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता भी होगा कि ऐसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। साई की वैल्यू तो मिली, लेकिन साई की वैल्यू अभी भी आधी अधूरी मिली, कुछ आ रहा है ए यहाँ पे, कुछ आ रहा है के, ना हमें ए की वैल्यू पता ना के की तो चलो हमें पता है के स्क्वायर अपॉन 2m ई है। तो ये ए बी और ए और बी ये दो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। जैसे मैंने वहाँ पे सी और लिखा ना, ए कोमा बी आर कांस्टेंट्स, आपको ये सॉल्व करनी आती ही होगी मेरे हिसाब से। तो देखो ए और बी कांस्टेंट है, इन ए और बी की वैल्यूज निकालनी, और अपने को पता है जब हमें किसी चीज की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते होते हैं, उस इक्वेशन पे बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, सीमा प्रतिबंध लगाते हैं ना। अब बाउंड्री कहाँ पे बन रही है, ये एक तो ये रही बाउंड्री और एक ये रही बाउंड्री, तो मतलब बाउंड्री कंडीशंस दो बनेंगी, एक तो x इज इक्वल टू 0 पर, एक x इज इक्वल टू a पे। जब हमें किसी समीकरण को सॉल्व करना होता है तो हम लगाएंगे सीमा प्रतिबंध। और मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे टॉपिक में हमें दो ही चीजें फाइंड करनी होती है, एक साई और दूसरी एनर्जी। तो साई की हमारे पास इक्वेशन तो आई, लेकिन एक तरीके से हम बोले कि एकदम सिंपल या सॉल्व्ड इक्वेशन नहीं है। तो हमारे पास दो कांस्टेंट भी आ रहे हैं ए और बी, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। उसकी वैल्यू के लिए मैं क्या लगाऊंगी, बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, मैंने आपको क्या बताया, दो बाउंड्रीज बनी, एक तो ये बाउंड्री रही और एक ये रही बाउंड्री। कौन सी दो बाउंड्रीज हैं, एक ये रही बाउंड्री और एक ये रही। इन दो बाउंड्रीज पे हमारे पास क्या, एक है x इज इक्वल टू 0 और एक है x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू 0 और a पे हम क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगा रही हूँ, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है एट x इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करूँ समीकरण 3 में, तो जब आप समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, साई, ये एक तो x की फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो साई सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन आ रहा है, और वेव फंक्शन किसी ना किसी का फंक्शन होता है, मैं साई x लिख सकती हूँ। तो साई 0 x 0, जहाँ पे इस बाउंड्री पे, यहाँ पे इधर देखो कोई तरंग फलन है, कोई तरंग फलन ही 0 है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आई, साई x इज इक्वल टू 0 पे साई x की वैल्यू क्या आई, 0 आई।
ठीक है। अगर साई एक्स 0 तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूं इज इक्वल टू ए साई एक्स या साई 0 इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a, जहाँ पे के एक्स था वहाँ पे 0 पुट कर दी, k इंटू 0 प्लस बी कोस k इंटू 0, तो यहाँ से आएगा a साइन 0 डिग्री प्लस b कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अपने को पता है साइन 0 डिग्री इज 0 और कोस 0 डिग्री इज 1, कोस 0 डिग्री 1, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सिर्फ b आया, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है 0। मैंने क्या कहा था कि हमारे पास दो कांस्टेंट आ रहे हैं a और b, मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो एक बाउंड्री कंडीशन लगाई, एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अगर एक कांस्टेंट की वैल्यू आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो समीकरण 3 में जब इस कांस्टेंट की वैल्यू रखूंगी साई एक्स इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस 0 इंटू कॉस के एक्स इज 0, तो यानी साइन के एक्स की वैल्यू क्या आई, साइन एक्स की वैल्यू क्या है 0, a साइन के एक्स। अब देखो मेरे पास अभी भी दो चीजें अननोन है एक तरीके से, एक तो मुझे a नहीं पता और एक k नहीं पता, तो इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको दे लेती हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो एक आपको नॉर्मलाइज्ड कंडीशन आपको पता होगी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर अ वेव फंक्शन, प्रसमानीकृत तरंग फलन। देखो प्रसमानीकृत तरंग फलन क्या, मैंने ये कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि मेरे पास अभी भी दो चीजें अननोन है, एक a और एक k, तो मुझे a और k की वैल्यू चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन किसी वेव फंक्शन के लिए होती है -2 प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डॉट dx इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होती है। ये शो करती है टोटल प्रायिकता को, -2 प्लस इंफिनिटी शो कर रहा है पूरा स्पेस जितना अपने लिया है उस नॉर्मलाइज कंडीशन के अंदर होता है जिसके अंदर कोई कण होता है। और यहाँ पे dx क्यों ले रही हूँ मैं हर जगह पे, क्योंकि पार्टिकल किस बॉक्स के अंदर है, 1D बॉक्स के अंदर है। हमारा कण वो मैक्सिमम जगह कितनी है जिसके अंदर है, एक तो x इज इक्वल टू 0 और a के बीच में ही बंद है, तो मतलब मैं नॉर्मलाइज कंडीशन कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगी, जहाँ तक मैक्सिमम कण बंद है, तो मैक्सिमम कण तो 0 से a तक बंद है। साई स्टार साई डॉट dx इज इक्वल्स टू 1, ये शो करती है कुल प्रायिकता को, और अपने को पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कैसे, अगर एक सिक्के को आप उछालोगे तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2, टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। कुल प्रायिकता ये एक होती है, ये भी इस कुल प्रायिकता को शो करती है। और प्रायिकता टर्म क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी कण की स्थिति निकालनी होती है ना, जब आपको क्वांटम मैकेनिक्स में किसी कण की स्थिति निकालनी हो तो हमें स्थिति निकालने के लिए हमें उसकी प्रायिकता निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज अब यहाँ पे हम उसी नॉर्मलाइज कंडीशन को यूज करेंगे। मुझे पता है साई स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जैसे कि कोई हो फंक्शन 5 प्लस 2 आयोटा प्लस 3x, ठीक है। तो मुझे अगर इसका साई स्टार निकालना तो 5 प्लस की जगह आ जाएगा -2 आयोटा, जहाँ आयोटा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस 3x। और अगर मुझे मेरे पास साई ऐसा हो माइनस हो यहाँ पे, तो अब साई स्टार आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा प्लस 3x। मतलब जो रियल क्वांटिटीज हैं उनके साइन तो स्टार लेने पे कंजुगेट लेने पे नहीं चेंज होते, लेकिन जो इमेजिनरी क्वांटिटी है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंजुगेशन का मतलब, स्टार का मतलब, ठीक है। अब मेरे पास साई कैसा है, साई है a साइन के एक्स बचा, इतना ही। अगर ये a साइन के एक्स है, इसका मैं स्टार लूंगी तो आयोटा तो कोई है नहीं, तो ये एज इट इज वैसा ही आ जाएगा, साई स्टार इज a साइन के एक्स इंटू साई a साइन के एक्स डॉट dx इज इक्वल्स टू 1 आ गया। 0 to a, 8 into a is a square साइन स्क्वायर के एक्स डॉट dx इज इक्वल्स टू 1। a मेरे पास कांस्टेंट है तो मैं a को
से बाहर लिख सकती हूँ 0 to a। 0 to a लिमिट क्यों लगाई? क्योंकि मैक्सिमम प्रायिकता ही इतनी है कि कण उस बॉक्स के अंदर ही बन रहा है जिस बॉक्स की लाइन की लेंथ ही 0 to a ही है। तो 0 to a लिमिट लगाई है साइन स्क्वायर kx डॉट dx इज इक्वल्स टू 1। और अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू आती है स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर kx डॉट dx। इस टर्म का जब आप इंटीग्रेशन करोगे उसकी वैल्यू आएगी a/2। a/2 कैसे? a यहाँ पे वो जो लिमिट थी इज इक्वल्स टू 1। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने ना यही वैल्यू आएगी। और वैसे आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इनके चाहे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है 2/a, जहाँ से a की वैल्यू आएगी √2/a। देखो हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। देखो मैंने आपको क्या कहा था, इस वेव फंक्शन साई को अभी भी हमने एक सेट फॉर्म में नहीं लिया क्योंकि हमारे पास कुछ a आ रहा है, कुछ b आ रहा है और एक k भी आ रहा है जो कांस्टेंट हमने माना था। उन्हीं वैल्यूज को निकालने के लिए मैं ऐसी कंडीशंस लगा रही हूँ। जब मैंने 0 अगर पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई तो b की एक वैल्यू आ गई, b की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आया। लेकिन अभी भी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट्स आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। इसीलिए मैंने इस कंडीशन को लगाया क्योंकि हमें पता है कि तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड हो सकते हैं। क्यों नॉर्मलाइज्ड हो सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन ही बोलते हैं इस कंडीशन को। अगर किसी का साई स्टार डॉट dx करो इज इक्वल टू 1 आ जाए तो उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, प्रसमानीकृत स्थिति। और इसका यूज मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कुछ a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने को पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 लास्ट चौथी इक्वेशन थी, तो स्टार के अंदर जब मैं इस a की वैल्यू रखूंगी साई x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई √2/a sin kx। अब देखो हमारे पास अभी कुछ हद तक सॉल्व हुआ, लेकिन अभी भी एक k है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो उसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और बाउंड्री कंडीशन पड़ी है। कौन सी बाउंड्री कंडीशन पड़ी है? x इज इक्वल टू 0। पहली बाउंड्री तो मैंने लगा दी, यूज कर ली। दूसरी बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू a पे। देखो बाउंड्री जहाँ पे बनती है वहीं पे बनती है बाउंड्री कंडीशंस। यहाँ पे दो बाउंड्रीज बनी है, एक x इज इक्वल टू 0 पर, एक x इज इक्वल टू a पे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन लगा के तो हमारे पास b की कुछ रिजल्ट आया। अब मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगा रही हूँ, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। कौन सी बाउंड्री कंडीशन है? एट x इज इक्वल्स टू स्मॉल a। आपने डायग्राम देखा है, आपको पता है कि बाउंड्री अब यही बची है। तो x इज इक्वल टू स्मॉल a पे यहाँ पे भी तरंग फलन कैसा आएगा? तरंग फलन अब कैसा आ जाएगा? अब देखो जब x इज इक्वल टू a है तो साइन, जब हम बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं a पे तो मुझे पता है इस भी बाउंड्री पे, इस बाउंड्री के इस साइड यहाँ पे इस बाउंड्री पे भी कोई कण नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी वेव फंक्शन साई कैसा आएगा? 0। अगर साई 0 तो यानी कि मैं यहाँ पे सीधा 0 लिख दूं। 0 इज इक्वल्स टू फाइनल इक्वेशन क्या बनी थी? √2/a sin kx। x की जगह मुझे a रखना है तो यानी √2/a sin ka। यही बना। 2/a इधर जाएगा तो 0 इज इक्वल्स टू sin ka बना, यही बना। अब देखो sin ka 0 मतलब sin n पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है sin की, तो 0 की जगह मैंने n पाई लिख दिया। तो यहाँ से ka की वैल्यू क्या आएगी? n पाई। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई/a। यहाँ से मेरे पास क्या आया? k की वैल्यू आ गई। अब देखो k की वैल्यू निकालने का भी एक रीजन है। क्या रीजन है? आप सोचोगे कि k की वैल्यू तो मैंने माना था कि k एक कांस्टेंट है जिसको मैंने यहाँ पे इस टर्म को मैंने k माना था। अब मुझे k की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हम साई भी निकालेंगे और ऊर्जा भी निकालेंगे। अगर मेरे पास k की वैल्यू पता हो ना तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं ऊर्जा निकाल सकती थी, इसीलिए मैंने k निकाला। ठीक है। और दोनों बाउंड्री कंडीशंस क्यों लगाई? क्योंकि मुझे पता था जब मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो उसका रिजल्ट आता होता है ये, और उस रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? कोई दो कांस्टेंट आए हैं, a और b हमेशा ही आते हैं सेकंड, जब आप किसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, k की वैल्यू आई है ये, और हमारे पास तरंग फलन क्या बना? साई x इज इक्वल्स टू √2/a
साइन के की जगह n पाई अपॉन a इंटू एक्स। तो यहाँ से क्या मिला हमें, वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय बक्से के अंदर गतिशील कण के लिए तरंग फलन का मान मिला। मुझे क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा चाहिए तो मुझे पता है, अगर मैं इसको दे दूं, आप ऐसे करते हैं, इसको हमने इस वाली टर्म को आप इक्वेशन दे लो, कोई ऐसी वाली वन दे लो, ठीक है, और इसको मैं दे लेती हूँ और यहाँ पे मैं दे लेती हूँ 2, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से करूँ तो k की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिया था, k स्क्वायर लिया था। k स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 2m e अपॉन h कट स्क्वायर, 2m ऊपर है ना, h कट क्या होता है, h कट होता है h अपॉन 2 पाई, ठीक है, इसको h कट या h बार बोलते हैं, ठीक है। तो 2m अपॉन h कट स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर आना चाहिए, और मुझे पता है k स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी विच इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। तो यहाँ से आई ऊर्जा, जो क्या शो कर रही है, एक विमीय कण में गतिशील, एक विमीय बक्से में गतिशील कण के लिए तरंग फलन तो ये है, जो कि डी ब्रोगली में बताता भी है, अगर कण गतिशील है तो तरंग फलन कुछ ना कुछ तरंग आएगी, और अगर तरंग है तो तरंग फलन भी मिलेगा। तो ये मिला तरंग फलन और ये मिली ऊर्जा। तो ये टॉपिक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ हमें जो रिजल्ट्स निकाले थे वो मिल गए, लेकिन छोटी सी चीजें इसके अंदर, 2-3 चीजें रहेगी। देखो मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी, वैसे मेरे हिसाब से आप सबको पता होना चाहिए था कि एच कट की वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई, क्योंकि मैं क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे हैं अपने, तो ये वैल्यूज आपको बाय डे 1 से एच कट को पढ़ते हैं, और आपने हाइजीन पर पढ़ा था तो वहाँ पे भी एच कट आता है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को एक बार फिर से देखो, मतलब एक बार आप देखोगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन की है और कुछ भी नहीं किया हुआ। पहले हमने क्या किया, कोई श्रोडिंगर इक्वेशन किया, ठीक है। देखो हमने इसके अंदर क्या किया, हमें पता है वन डायमेंशनल बॉक्स बनाना था, बक्सा बनाने के लिए मैंने क्या किया, अनंत मान का विभव लगा दिया ताकि कण इसके अंदर ही रह जाए। बक्से का काम ये होता है किसी चीज को बंद करने का, तो वो काम इसी यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ, इसलिए इसको वन डायमेंशनल बॉक्स बोला। और यहाँ पे कोई कण नहीं है, कण नहीं है तो गतिशील कण नहीं है, तो कण से संबंध कोई तरंग भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे साई की वैल्यूज आ जाएगी 0। और अंदर कोई ना कोई कण है और कण गतिशील भी है, तो डी ब्रोगली के हिसाब से उसके साथ कोई ना कोई वेव जरूर होगी। अगर वो वेव है तो हमें उसी वेव और उसकी एनर्जी के मान निकालना है, ठीक है। तो उस वेव को हमको निकालने के लिए हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन लगाई, दैट इज माइनस h का स्क्वायर अपॉन 2m v psi इज इक्वल टू e psi v0, क्योंकि कण गतिशील है, गतिशील कण है तो पूरी की पूरी ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी ही नहीं, स्थितिज ऊर्जा नहीं है, तो वही मैंने वैल्यू रखी और उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, और फिर मैंने क्या माना, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू k स्क्वायर है। जैसे मैंने यहाँ पे k स्क्वायर लिखा तो हमें ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखी, और इसका सॉल्यूशन हमेशा यही आता है, a sin kx प्लस b cos kx। आप जब मैथ में करोगे तो यहाँ पे c1 c2 लेते हो, मैंने a भी ले लिए, और ये a भी एक कांस्टेंट है, तो तरंग फलन तो मिला लेकिन अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली। उसको लेने के लिए हमने क्या किया, हमें पता था कि 2 ही बाउंड्री बन रही थी। कौन सी 2 बाउंड्री बन रही थी, अपने को पता है ये 1D बॉक्स ऐसा ही कुछ लिया था, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, यहाँ पे v इज इक्वल टू अनंत, v इज इक्वल टू अनंत। तो एक बाउंड्री बनी ये जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 था, दूसरी बाउंड्री बनी x इज इक्वल टू a पे, इसीलिए मैंने बाउंड्री कंडीशंस यही लगाई, एक बार x इज इक्वल टू 0 पे और एक बार x इज इक्वल टू a पे। जब मैंने x इज इक्वल टू 0 लिखा तो मुझे पता है बाउंड्रीज पे कोई पार्टिकल ही नहीं है, कण ही नहीं है, तो कण से संबंध तरंग कहाँ से होगी, तरंग नहीं आएगी, तो तरंग फलन 0, साई 0, तो इसकी वैल्यू रखी, तो मेरे को यहाँ पे v की एक वैल्यू आई, v की वैल्यू जो आई मैंने उसको उसके अंदर रख दिया, तो एक हमारे पास वेव फंक्शन बना। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए मैंने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाई, कोई तरंग फलन है तो उसकी प्रायिकता निकालनी है कण के होने की, तो वो प्रायिकता ऐसे ही निकलती होती है, साई स्टार dx 1 कर दो, पूरे स्पेस में इंटीग्रेशन, स्पेस शो करते हैं कि जहां से जहां तक कण हो सकता है मैक्सिमम, और मुझे पता है कि हमने कण ही 1D बॉक्स के अंदर रखा है, तो कण की होने की प्रायिकता ही 0 to a लिमिट तक की है, और इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं कि वो योग को बताता है। तो
यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, जैसे मैंने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो ए की एक वैल्यू आई, जैसे ए की वैल्यू है, मैंने जो इक्वेशन अपने पास फाइनल आई थी लास्ट इक्वेशन ये वाली, उसके अंदर मैंने इस ए की वैल्यू रख दी। अब मुझे पता है के जो था मैंने लिया था वो किसी एनर्जी की टर्म में आया था, इसीलिए मैंने दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई ताकि मेरे पास उस के की वैल्यू आ जाए, और के की वैल्यू जैसी आई मुझे एनर्जी मिल गई और वेव फंक्शन साई मिल गया। ठीक है, तो साई यहाँ पे शो कर रहा है कि गतिशील कण से संबंधित एक तरंग थी और ऊर्जा उस गतिशील कण की ऊर्जा को शो कर रही है। तो टॉपिक के अंदर जो चीजें फाइंड आउट करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, बस एक थ्योरेटिकल में थोड़ी सी चीजें रहेगी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।